हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज। जबकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ सच्ची और बेहद डरावनी कहानियाँ जो कि हमें आप जैसे ही सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बीती हुई सच्ची घटनाएं मेरे साथ शेयर करते हैं। इसलिए मैं उनकी कहानियाँ आपके यहाँ तक लेने में आपकी सफलता करता हूँ। और अगर आप में से भी किसी को मेरे साथ आपकी कहानियाँ शेयर करनी है या अपनी कहानी को मेरी आवाज़ देनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे अपनी कहानी वहाँ पर डीएम कर सकते हो। तो चले बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें राजेश जी ने भेजी है, जो कि बताते हैं कि उनका आत्माओं पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ बीती जिनके बाद वो आत्माओं पर उनका भरोसा बढ़ गया। तो चलिए हम आगे की कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं एक दिन अपने किसी दोस्त की शादी थी, मतलब वो दोस्त लड़की थी। मैं उसकी शादी में जाने वाला था और उसने मुझे कहकर रखा था कि राजेश, कुछ भी हो जाए तुम मेरी शादी में जल्दी ही आओगे। और मैंने भी उसे वादा किया था, हाँ मैं तुम्हारी शादी में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा यार। लेकिन किस्मत को और भरोसे को कुछ और ही लगता है, पसंद होता है। तभी जाने अनजाने में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नुकुल है, जिसके साथ मैं शादी वाली इलाके पर निकल पड़ा। हमें उसका एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए मेरे दोस्त नुकुल ने कहा, चल भाई गूगल मैप्स ओपन कर लेते और गूगल मैप्स की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें रास्ता भी मिल जाएगा और हमारे शादी तक भी हम पहुंच जाएंगे। मैंने उसकी बात ठीक समझी, क्योंकि उसने कहा था कि गूगल मैप्स की अगर तरफ से हम जाए तो हमें एक शॉर्टकट मिल सकता है, जिस पर मैंने भी उसे हाँ में हाँ भर दी और हम गूगल मैप के रास्ते से चल पड़े। थोड़ा ही दूर जाने के बाद हमें कुछ ऐसा नज़र आया जैसे कि जो हमारे साथ घटित होने वाला था यह उसकी शुरुआत थी, क्योंकि हमने देखा कि हमारा नेटवर्क पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। नेटवर्क का मतलब मैं आपको एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया उस सिम कार्ड के नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ, जो कि पूरे इलाके में कहीं पर भी नेटवर्क का इशू था। मतलब हमने पहले से गूगल पर यह देख लिया था कि ये मैप कहाँ तक हमें ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस हिसाब से मैंने सिर्फ अपने दिमाग में ही मैप बना कर रखा था कि हाँ नुकुल, हमें इसी साइड से इसी रास्ते से जाना है। बस हम जा रहे थे और जाते जाते हमारे भी एक बात याद में आ रही थी कि क्या हम सही जा रहे हैं। तभी नुकुल ने कहा, राजेश यार अपना फोन निकल और चेक करके देख भाई कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा, भाई डर मत, मैंने गूगल मैप पे देखा है, तू बस गाड़ी चलाता रहे। उसके इसी भरोसे के रकाई भी राजेश या मैंने गाड़ी शुरू रखी। हम थोड़ा सा ही आगे गए थे कि वहाँ पर हमारी नज़र बीच गई, एकदम रास्ते के बीचों बीच, जहाँ पर एक ही रास्ते से लगकर आगे 6 रास्ते बट रहे थे। 6 रास्ते, आप समझ सकते हो, एक ही साथ 6 रास्ते थे। तो मुझे नुकुल ने कहा, राजेश एक काम कर यार, चल झटापट एक काम कर दे कि अपने गूगल मैप पर देख कि हमें किस तरफ जाना है और अपनी लोकेशन देख ले, इन 6 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही होगा। तो मैंने भी कहा, हाँ देखता हूँ यार, उसमें क्या इतना बड़ी बात है। लेकिन मेरी नज़र जैसे ही मेरे मोबाइल पर गई, मैंने देखा पूरा नेटवर्क खत्म था मोबाइल का। ये यहाँ पर सबसे बड़ी घबरा देने वाली बात थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, हम कहाँ है उसका लोकेशन नहीं, 6 रास्तों में से कौन सा रास्ता पकड़ के जाए, वापस जाना कुछ तरह से खाली नहीं। तो
तो मैंने कहा चल भाई एक काम करते हैं, एक पहला वाला रास्ता हम चुन लेते हैं और चल भाई नुकुल गाड़ी भगा। नुकुल ने गाड़ी भगाई। गाड़ी पहले रास्ते पर आगे जा ही रही थी कि 2 किलोमीटर जाने के बाद नुकुल ने गाड़ी का गंदा वाला ब्रेक मार दिया, क्योंकि आगे जो रास्ते पर गिरा था उसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमने देखा कि आगे पूरे रास्ते पर खून ही खून था और पास में खड़े हुए एक पेड़ के ऊपर एक कुल्हाड़ी के घाव थे। ये देखते ही नुकुल का तो पसीना छूट गया। हमने गाड़ी जल्दी जल्दी वापस ले ली और हम फिर से उसी चौराहे में आ गए जहाँ से 6 रास्ते अलग दिशा में जा रहे थे। तो मैंने कहा नुकुल अब दूसरे रास्ते पर ले। तो उसने कहा यार तेरी गूगल मैप सी गंदी सी शरारत की वजह से आज ये मैं भोग रहा हूँ। मैंने कहा देख यार शांति से काम ले, जो होगा देखा जाएगा, तू बस गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ले। तो उसने मेरी बात सुन ली। हमने गाड़ी दूसरे रास्ते पर जैसे ही मोड़ ली, हम आगे बहुत गए। बस 2 किलोमीटर जाते ही हमने फिर से पाया कि रास्ते पर खून है, वही पेड़ और वही कुल्हाड़ी। हमने कहा यार हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि हम वापस उस रास्ते पर आ गए हैं। हमने वापस फिर से गाड़ी घुमाई और अब तो नुकुल रोने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सब कोई मोह माया का खेल लग रहा है मुझे। लेकिन मैंने कहा देख भाई अगर हो भी सकता है कि ये एक ही रास्ता 2 बारों में मिलता हो, लेकिन अगले 6 रास्ते और 4 रास्ते बचे हैं हमारे पास, मतलब 3 रास्ते, यानी कि एक में आया 2 हम गए और बचे 3। तो हमने उन्हीं 3 में से तीसरा रास्ता चुना। उस पर भी 2 किलोमीटर जाने के बाद वही नज़ारा। आखिरकार नुकुल थक हार के बोला बस यार अब मैं और नहीं सह सकता या फिर मुझे अटैक हो जाएगा। तो मैंने कहा चल हट यार मैं गाड़ी ले लेता हूँ। नुकुल ने भी कहा हाँ अब तू ही गाड़ी लेगा, क्योंकि अब मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची यार ये सब देखने की और गाड़ी चलाने की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैंने नुकुल को कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू पीछे बैठ, अब ये आखिरी रास्ता हमारे लिए बचा है जो कि 6वां रास्ता है। अब इस रास्ते पर ऐसी गाड़ी भगाऊंगा कि लास्ट तक मैं इस गाड़ी को रोकूंगा ही नहीं और बस भगाते ही रह जाऊंगा। तो मैं 2 किलोमीटर गया ही, आखिरी रास्ते पर बस 2 ही किलोमीटर गया कि फिर से वही खून, वही कुल्हाड़ी, वही पेड़। ये सब देखते नुकुल ने कहा अब तो गाड़ी यहाँ पर मत रोक, बस गाड़ी भगाते जा आगे। मैंने गाड़ी की फुल रेस की, 4थे घेर पर गाड़ी डाली। लेकिन गजब की बात तो यह हुई कि उस खून से गाड़ी पार होने से पहले ही गाड़ी अपने आप बंद हो गई। नुकुल ने कहा अबे हमें नहीं रुकना है यहाँ पर, तू गाड़ी आगे भगा। लेकिन मैंने कहा अबे मैंने गाड़ी नहीं रोकी यार, गाड़ी तो अपने आप ही रुक गई। तो नुकुल ने कहा यार ये मजाक का समय नहीं है, यहाँ पर खून हुआ है, जल्दी चल यहाँ से। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने कहा अबे यार ये अपने आप बंद हो गई है। और तभी नुकुल ने उतर कर गाड़ी की चेकिंग करनी शुरू कर दी। और तभी हम गाड़ी को साइलेंसर्स, नट बोल्ट हम सब चेक ही कर रहे थे कि मुझे पीछे से आवाज़ आई राजेश। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने नुकुल को कहा कि तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है? तो उसने कहा नहीं यार तू चुप कर। लेकिन थोड़ी देर बाद नुकुल को भी आवाज़ आने लगी। तो नुकुल ने कहा हाँ भाई कोई तो पुकार रहा है यार। लेकिन राजेश और नुकुल हम दोनों अच्छे ही दोस्त थे। हमारे नाम से हमारे दोस्त हमें यारिया बुला करते थे। बस वो ज़माना क्या बात थी, वो आवाज़ सुनकर तुम्हें रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। बस मैं पीछे मुड़ा और उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। लेकिन आवाज़ की तरफ जाता उससे पहले ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नुकुल अपनी जगह पर था ही नहीं। ये मेरे लिए सबसे अब डरावनी बात हो चुकी थी। और उसके बाद मुझे क्या हुआ यह मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने नुकुल
और उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था कल्याणी। कौन थी ये कल्याणी? तो नुकुल ने मुझे बताया कि देख भाई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसकी जात नीचे के दर्जे की थी और एक गरीब परिवार से थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने इसको रजिस्टर ऑफिस में आने के लिए कहा था शादी करने के लिए, लेकिन वो उस दिन आई ही नहीं। तभी उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो बस घर से निकल ही गई थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे रास्ते में कहा कि आ जाओ भाभी, मैं आपको छोड़ देती हूँ, भैया ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। लेकिन मैं जैसे उसके साथ गई, तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पर लेकर आए और तुम्हारे पिताजी ने मुझे डंडे से यहाँ पर बहुत पीटा, पूरी रात मुझे मारा और आखिर सुबह के वक्त मेरी कुल्हाड़ी से हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके हमें यहीं पर दफना दिया। और मैं आज तक नुकुल में तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो नुकुल ने कहा, इसमें गलती तो मेरे पापा और बहन की थी, तो तुम्हें अगर बदला लेना है तो एक बात बता देता हूँ कि वो भी एक्सीडेंट में पिछले महीने मारे जा चुके हैं। तो कल्याणी ने कहा, हाँ, उन्हें मैंने ही मारा है। तो नुकुल ने कहा, तुम्हें अब चाहिए क्या? उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। नुकुल ने एक भारी सी सांस ली और कहा, हाँ, मैं आखिरी दम तक तुम्हें याद करता रहा। एक काम करना, इसमें मेरे दोस्त विकास की कोई गलती नहीं है, तुम उसे जाने दो। तो उसने कहा, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद वो मेरे सामने नुकुल के शरीर में कुछ ऐसी समा गई और नुकुल बेहोश हो गया। मुझे भी बेहोशी आ गई, कैसे जानूँ, भगवान जाने कैसे। लेकिन जब आंखें खुली तब मैं अस्पताल में था और मेरे बगल वाले बेड पे नुकुल की डेड बॉडी थी। नुकुल मर चुका था। यह मेरे लिए सबसे गंदी बात थी और मैं अगर किसी को यह बात बताता भी तो मेरे ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा और नुकुल की मौत का मासूम सा मनहूस सा शक्ल वाली वो चुड़ैल, इसके बारे में सोचता रहा कि क्या आखिर प्यार अपने प्यार को पाने के लिए मरकर भी जिंदा लौट वापस आ सकता है। इसी बात पर मैं गौर करता हूँ आज भी। मुझे आज भी ये बातें बहुत सीरियस कर देती है कि सचमुच में एक प्यार इतना ताकतवर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की पहली कहानी जो कि हमें राजा जी ने भेजी है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये सच है या झूठ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी हमें भेजी है रावत जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रावत जी का कहना है कि उनका भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन एक बात है कि रावत जी जहाँ पर काम करते हैं वो एक लाइब्रेरी में काम करते हैं, जहाँ पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई है, जो कि लाइब्रेरी वर्ल्ड की चौथे नंबर की आने वाली सबसे बड़ी लाइब्रेरी रखती है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है, चलो सुनाता हूँ उनकी कहानी उन्हीं की आवाज़ में। आगे जो मैं आपको रावत जी की कहानी बताऊंगा वो पूरी की पूरी रावत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं रावत जी की कहानी की ओर। दोस्तों, आपको मेरे आवाज़ को ठीक से सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, लेकिन कहानी आपके लिए ज़रूर डाल रहा हूँ। तो चलिए सुनाता हूँ आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम रावत शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक चुड़ैल के ऊपर है, जो कि मेरे लाइफ में सबसे पहली बार घटा था। मुझे तो पहले भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन कहते हैं जब वो अपने साथ घटता है तभी उसकी जांच हम नहीं कर सकते, और जो रोंगटे दिल पर और शरीर पर खड़े रहते हैं वो कभी कभार नहीं बल्कि अब मुझे मरते दम तक सताएंगे। मैं लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम करता था। मैंने बहुत लोगों से सुना रखा था कि मैं जिस लाइब्रेरी में काम करता हूँ वहाँ पर एक ब्रिटेन या ब्रिटिश लड़की की कोई आत्मा घूमती है, जिसके बारे में मैं कभी सुना करता था, लेकिन मेरा ऐसी बातों पर कभी भरोसा था ही नहीं। मैंने सोचा भूत होता कैसे है, वो दिखता कैसे है
या वो क्यों हमें दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में लगे रहते थे। एक दिन मैंने देखा, वैसे तो मुझे सिक्योरिटी को लाइब्रेरी में जाने के लिए कोई परमिशन तो थी नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी किताबें थी जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी और जो इंसानों के लिए हानिकारक भी और अच्छे उपयोगों के लिए भी हानिकारक थी। इसलिए कोई चोरी ना करे, इसलिए उन किताबों को कहीं सेफ रखा जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक न एक दिन तो ज़रूर ही लाइब्रेरी में रात के 12 बजे के जाना मना है, लेकिन मैं लाइब्रेरी में 12 बजे के बाद ही जाऊंगा और देखूंगा कि सच्चाई आखिर है क्या। एक दिन सुबह हो गई और मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में 2 लाशें मिली है। तब मुझे वहां पर ऑफिस में बुलाया गया। मुझसे पूछा गया कि तुम रात को गए कहाँ थे? तो मैंने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था सर, मुझे नहीं पता ये लाशें यहाँ पर कैसे आई। जब उन लाशों की जांच की गई तो उन लाशों के अंदर आपको हैरानी पड़ेगी, लेकिन लाशों के ऊपर कोई घाव तो नहीं था, लेकिन लाशों के अंदर, डेड बॉडी के शरीर के अंदर से बहुत सारे, ढेर सारे किताबों के जो पन्ने होते हैं उनके टुकड़े मिले, भर भर के टुकड़े मिले। कैसा संभव है? शरीर के ऊपर कोई कटना फटने का घाव नहीं, लेकिन शरीर के अंदर बहुत सारे पन्ने के टुकड़े। ये देखकर सिक्योरिटी ऑफ पुलिस ऑफ मेंस गार्ड ने, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है, उन्होंने आकर वहाँ पर तहकीकात की। तो वहाँ से उन्हें यही पता चला कि हाँ, ये 2 चोर थे जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी किताब द वर्ल्ड बेस्ट मैजिशियन को चुराने आए थे, जिसमें काले जादू से लेकर बहुत सारी भयंकर चीज़ों को प्रत्यक्षित करने के उपाय होते हैं। ये सब सुनकर तो मैं चौंक हो गया, क्योंकि ऐसी किताब भी हो सकती है इस पर मेरा कभी भरोसा नहीं था। तो मैंने एक दिन सोचा मैं उस भूत को तो देखूंगा ही देखूंगा और उस किताब को भी देखूंगा। एक दिन मैंने मौका पाकर देखा कि आजू बाजू कोई नहीं था और लगभग 11:30 बज चुके थे। मैंने 1 बजे तक वेट किया और बाहर उन्होंने बोर्ड भी लगाया था कि 12 बजे के बाद तो अंदर जाना बिल्कुल मना है, लेकिन मैं 1 बजे अंदर गया। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं अंदर चला ही गया। अंदर बहुत सन्नाटा था, कोई भयानक सी, जैसे कि कोई बहुत सारी ठंड पड़ रही सर्दी के रातों में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं कुछ महसूस कर पा रहा था कि वहाँ की शांति कितनी बेकार थी। इतनी खतरनाक शांति मैंने कहीं भी नहीं सुनी थी। मैं अंदर की तरफ बढ़ने लगा और वो किताब ढूंढने के लिए मुझे 3 प्लॉट्स ऊपर जाना था। मैं 3 प्लॉट्स ऊपर गया, वहाँ से सीढ़ी लगाकर मैं 450 फुट के ऊपर गया और वहाँ पर मैंने वो किताब ऊपर से ही देखी। मैंने सोचा अगर मैं इसमें से कोई एक जादू सीख जाऊंगा तो अपनी लाइफ तक सेट कर सकता हूँ। मैंने जैसे उस किताब का पन्ना खोला, वहाँ पर पहले ही पन्ने पर लिखा था मेनू, जिसमें बहुत सारे मैजिशियंस के नाम लिस्ट थे, जैसे जिन्न को प्राप्त करने की, चुड़ैल को बुलाने की, अपनी इच्छाएं पूरे करो, पैसों की बारिश, ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारी घटनाएं उसमें लिखी थी। तो मैंने सोचा मैं एक चुड़ैल को बुलाऊंगा और उससे अपने पूरे काम करवाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि मेरे पीछे से एक और किताब अपने आप ही नीचे गिर गई। आपको बता दूं कि किताबें हमने ऐसे रखी होती है जो कभी अपने आप गिर नहीं सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ना जाने क्यों, लेकिन मेरे ही कुछ गलती से वो गिर गई। ऐसे मैंने अपने दिल को खुद को समझा लिया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये कोई और कर रहा है। मैं वहाँ से नीचे आया, पूरे म्यूजियम की मैंने लाइट चालू कर दी, क्योंकि मुझे तो पता था कि अब यहाँ पर लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आने वाला है नहीं। तो मैंने ये सब सोच के आगे बढ़ा। मैं आईने में देख रहा था कि तभी मुझे आईने में किसी गंदी शक्ल वाली लड़की का
चेहरा देखा जो कि बहुत भयानक था। मैंने 1 मिनट में पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किताब में जो पढ़ा उसकी वजह से मेरे दिमाग में सर्कुलेशन हो चुका है, इसलिए मुझे ऐसे व्यायाम हो रहा है। मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कोई पीछे मेरे खड़ा है। मैंने मुड़ के देखा तो जो हम किताबें रखते हैं उस अलमारी के ऊपर एक चुड़ैल जैसे कुत्ता जैसा बैठता है वैसे बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बोल रही थी, तूने गलती कर दी जो उस पन्ने को खोला, और सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि तू मेरे टाइम के हिसाब से यहाँ पर आ गया। उसने मेरी तरफ देखकर बहुत गंदी शक्ल से हंस दी। मैं इतने जोर से वहां से भागा, बस बहुत जोर से भाग रहा था मैं। लेकिन पहली बात, मैंने जैसे वहां से कूदना शुरू किया और दरवाजे की तरफ पहुंच जाता, उससे पहले ही वहां पर वो पहुंच चुकी थी और उसने किया कुछ तो नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत डर गया था। और वो जो भी थी, वो जितने भी सारे वहां पर मेरे कबर्ड लगे हुए थे, उन्हें कबर्ड के ऊपर से कूदते हुए मुझसे भी ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाकर दरवाजा म्यूजियम का लगा लिया और आज तक मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी के साथ जो घटित होता है उसका मुश्किल से ही कोई और आपको कुछ बता सके। लेकिन ये जो भी था मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की तीसरी कहानी की ओर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तीसरी कहानी हम जो आपको बताने वाले हैं, उस कहानी के पात्र यानी हमें ये कहानी जिन्होंने भेजी है वो एक लड़की है जिनका नाम श्वेता है, जो कि भोपाल से बिलोंग करती है। श्वेता जी हमें कुछ बताना चाहती है जो कि हम आपको उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं श्वेता जी की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मेरी सहेली कोमल के साथ घटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखी है, जो बस मेरे दिल में दफन है। मैं और कोमल बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हमने ऐसी कोई बात नहीं थी जो कभी एक दूसरे को ना बताई हो। कोमल मुझसे अक्सर कहा करती थी कि हमारे स्कूल के पीछे जो म्यूजियम है जहाँ पर गिटार और पियानो की क्लासेस होती थी, वहाँ वैसे तो हमारे स्कूल में पियानो की और गिटार की क्लासेस तो होती ही थी, लेकिन हमारे स्कूल के पीछे जो एक मकान था जो लगभग 13 सालों से बंद था, वहाँ पर 13 सालों से पहले भी गिटार और पियानो की प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन वो किसी कारण बंद था। तो मुझे कोमल कहा करती थी कि यार मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कभी ना कभी तो उस बंद पड़े म्यूजियम में जाकर वहाँ पर अंदर जाकर वो पियानो बजाऊं। ऐसी जिद कौन करता है भला। लेकिन मैं भी उसे समझाती रहती थी कि देख कोमल, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या पता अंदर भूत वगैरह हो, क्योंकि वो बंद तो कैसे किया है था, उसमें से एक भी चीज हटाई नहीं गई थी। उसमें लाखों लाखों रुपए के बड़े वाले पियानो रखे जाते थे। लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया कि देख कोमल, ऐसी सोच रखना भी गलत है, ये सब करना हमारे लिए सही नहीं होगा कोमल। लेकिन वो कहती थी नहीं यार, तू बहुत डरपोक है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तो मैं भी कह रही थी ठीक है, जैसा तू समझे। एक दिन कोमल ने ठान ही ली। मैं हमारे स्कूल में प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि मैंने देखा कोमल वहां पर नहीं थी। मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने देखा कोमल उसी बंद पड़े म्यूजियम के बाहर जाकर उसका दरवाजा खोल चुकी है। मैं जाकर उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर खींच के लाया और उसे घर लेकर चली गई। घर जाने के बाद मैंने कोमल को कहा, तू पागल है क्या?
यहाँ के सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने के छोटे बच्चों की आत्माएं रहती है, तो क्यों ऐसा सब कुछ गंदा काम करती रहती है। तो उसने कहा यार मैं भी देखना चाहती हूँ भूत आखिर होता कैसे है। ये सब होने के बाद मैं आपको जो बता रही हूँ वो मुझे कोमल ने पहले बताया था। जिस दिन मैंने कोमल को वहां से लाया उसी रात कोमल को एक सपना आया कि कोमल उसी म्यूजियम में खड़ी है रात के लगभग 1 बजे। वहां पर एक बच्चा पियानो बजा रहा है उसी म्यूजियम में, बंद पड़े म्यूजियम में, जो कोमल को कह रहा है कोमल देखो यहाँ पर कितनी शांति है, इस शांति में हम अगर पियानो बजाते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है। क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहोगी? क्या तुम भी हमारे दोस्त बनोगी? तो आ जाओ कोमल, कल मैं तुम्हारा यहाँ यहीं पर वेट करूँगा, तुम ज़रूर आना। ये सब बात मुझे कोमल बताई। मैंने कहा देख कोमल, मैंने तो जो कल भूतों के बारे में बताया उसकी वजह से शायद तेरे दिमाग पर असर कर गया हो, लेकिन आपको बता दूं कि कोमल ने भी यही किया। कोमल दूसरे दिन लगभग 1 बजे उस म्यूजियम में गई। उसका दिल कितना भयानक होगा कि वो 1 बजे वहाँ पर जा गई। और वहाँ पर जाने के बाद कोमल ने देखा कि वो म्यूजियम कोई कह नहीं सकता कि वो 14 सालों से बंद था, क्योंकि उसकी सारी लाइट्स ऑन थी। वहाँ पर जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, एक पर दाग न धक्का न धूल थी। कोमल ने एक कोने में देखा वही लड़का पियानो बजा रहा है। कोमल ने उसके पास जाकर बैठ गई और लगभग 2 घंटे तक उसका पियानो बजता रहा। कोमल जब वापस मुड़ी तो उस बच्चे ने कहा कोमल तुम अब यहाँ से जा नहीं सकती, तुम्हें अब हमारे साथ ही यहाँ पर रहना होगा और हम जो कहते हैं वो तुम्हें करना भी होगा। कोमल ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप है। मैं यहाँ पर बस तुम्हारा सुनने के लिए आई थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब होने के बाद अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो कोमल ने मुझे ये सब बातें बताई और मैंने कहा देख कोमल, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, ऐसा मत किया कर। मुझे भी डर लगने लगा है तेरी इन बातों से और इन हरकतों से। तो उस दिन तो कोमल ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन तो कोमल बहुत मासूम रही। तीसरे दिन जब मैंने खुद होकर कोमल से फिर से बात की तो कोमल ने कहा देख यार, वो तो लड़का कल मेरे घर पे आ गया था 1 बजे और वो मुझसे यही कह रहा था कोमल तुम कल क्यों नहीं आई, कोमल तुम क्यों नहीं आई। और अगले दिन मुझे पता चला कि कोमल लापता हो चुकी है। मैंने कोमल के पापा से जाकर सब बातें की और उनको सब बता दिया। कोमल के पापा ने दिन में जाकर पुलिस के साथ उस म्यूजियम पे छाल मार दी और उसका दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें कोमल की लाश थी। मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या कोमल आज भी उसी म्यूजियम में, क्या उसी बच्चे के साथ पियानो बजा रही होंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चौथी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए हर रोज एक कहानी ला सकूं। दोस्तों एक कहानी बनानी भी आसान नहीं होती, कहानी जल्दी आती भी नहीं है। अगर आप मुझसे अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो और आपकी कहानी को मेरी आवाज़ देना चाहते हो तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझे कहानी भेज दो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दूंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।